नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट नॉन एज। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इकोसिस्टम होता है इसी को पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है कि जीवों और उनके जो भौतिक वातावरण के बीच में जो परस्पर क्रिया का एक जैविक समुदाय होता है। और अगर पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और जो पारिस्थितिक तंत्र आपका इकोसिस्टम होता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो जो जैविक होता है उसमें आते हैं आपके जैसे कि आपके जंतु समुदाय, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य। तो ये सारे के सारे जैविक में आते हैं। और अजैविक की बात की जाए तो जैसे कि आपके प्रकाश, ताप हो गया, आर्द्रता, हवा, मृदा, तो आदि ये सारे के सारे आपके अजैविक कारक में गिने जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इससे संबंधित रखनी है याद। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है उपभोक्ता को किस वर्ग में रखा गया है। इन विच कैटेगरी इज द कंज्यूमर प्लेस्ड। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी सभी यानी ऑल ऑफ दी। यानी आपका जो शाकाहारी हो गया, आपका मांसाहारी और जो सर्वाहारी है, ये तीनों को तीनों आपके उपभोक्ता होते हैं। और उपभोक्ता आपके होते क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं उन्हें आपका उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, तो ये सारे के सारे आपका जो है उपभोक्ता कैटेगरी से संबंधित हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई। When was the गंगा क्लीनिंग स्कीम स्टार्टेड। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 1985। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गंगा सफाई योजना है इसको 1985 में शुरू किया गया। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है अपमार्जक का उदाहरण है। डिकम्पोजर एग्जाम्पल इज। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो आपके जो अपमार्जक होते हैं उनके उदाहरण होते हैं आपका ऑप्शन ए जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फंगस। ये दोनों के दोनों आपके अपमार्जक के उदाहरण हैं। तो अपमार्जक होते क्या है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपमार्जक होते हैं यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में जाकर पुनः पौधों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये आपका जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करने का जो कार्य करते हैं यह आपके डिकम्पोजर यानी अपमार्जक करते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी
95 से 97%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है उसके वायुमंडल में 95 से 97% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। डू ऑटोट्रॉप्स कम? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, प्रथम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके स्वपोषी हैं वह आपके प्रथम स्तर में आते हैं। तो आपका जो आहार श्रृंखला होती है, आपकी जो फूड चेन होती है, तो उसमें जो उसका प्रत्येक चरण होता है वह आपका एक पोषी स्तर बनाते हैं। जैसे कि आपका स्वपोषी होते हैं या उत्पादक होते हैं, ये आपके प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, जो सौर ऊर्जा का आपका स्थिरीकरण करके उसमें विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर आपका दूसरा होता है दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल। तो इसी प्रकार से स्तर का निर्माण होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? When did नमामि गंगे प्रोग्राम begin? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2014। तो आपको ध्यान रखना है कि नमामि गंगे जो आपका कार्यक्रम है यह 2014 में शुरू किया गया। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है इनमें से किस आर का संबंध पर्यावरण संरक्षण से नहीं है? Which of the following is not related to environmental protection? मैं फिर से खेलने को तैयार हूं, और आप? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, रिमोल्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण संरक्षण है उससे संबंधित आपके टोटल 5 आर यानी 5 आर होते हैं। तो उसमें रिमोल्ड नहीं है, उसमें आपका रिड्यूस होता है, रीयूज होता है, रिफ्यूज होता है, उसके बाद आपका रीपर्पज होता है एंड रिसाइकल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण जो आपका संरक्षण है इससे संबंधित होते हैं आपके 5 आर। फिर आपका जो अगला है वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? When was the Environmental Protection Act passed? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1986। तो आपको ध्यान रखना है कि 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? Which of the following is an artificial ecosystem? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, धान का खेत यानी पैडी फील्ड। तो जो पैडी फील्ड है यह आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। बाकी आपका पॉन्ड यानी तालाब, फॉरेस्ट एंड जो लेक है ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एक दिशा में यानी यूनिडायरेक्शनल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें आपका जो एनर्जी का फ्लो होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है, यानी जो आपका सबसे नीचे का जो लेवल होगा उसके बाद आपका जो सेकंड लेवल, इसी प्रकार थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल आता है। तो आपका जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो सबसे नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है इको मार्क कब से शुरू किया गया? When did इको मार्क स्टार्ट? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1991। तो आपको ध्यान रखना है कि इको मार्क को 1991 में शुरू किया गया।
और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हीं जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको इको मार्क का चिन्ह प्रदान किया जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा उपलब्ध होती है? What percentage of energy is available for the next level of the food chain? और जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 10%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आहार श्रृंखला होती है तो उसमें आपके जो स्तर होते हैं तो उसमें से एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर सिर्फ 10% ऊर्जा अगले स्तर को दी जाती है। तो जैसे कि ये आपके आहार श्रृंखला के आपके जो 3 स्तर हैं, तो जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर में जाओगे, पहले से जैसे ये पहला हो गया है, दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर, तो आपको जो है अगले स्तर में 10% ऊर्जा मिलेगी। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, सुपोषण बढ़ाता है, यूट्रोफिकेशन इंक्रीजेस। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बीओडी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूट्रोफिकेशन होता है इसके कारण बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है। तो बीओडी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये होता क्या है, सुपोषण शब्द अगर आपसे पूछा जाए सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन शब्द, तो यह एक ग्रीक शब्द से बना है जो है आपका यूट्रोफ्स। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ होता है पोषण या समृद्ध। तो पर्यावरण के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अगर कोई जलाशय, कोई पॉन्ड होता है या कोई लेक होती है तो उसमें पोषक तत्वों में समृद्ध करना सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो वहां पर क्या होता है कि आपके जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा इंक्रीज कर जाती है, तो इसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो